तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से अपन इंग्लिश मीडियम साइंस का जो पूरा सिलेबस है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का, तो उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आपको वन शॉट मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा ये जो चैप्टर रहेगा। आज अपन फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पे, और कंप्लीट चैप्टर आपको इसी एक ही क्लास में देखने को मिलेगा। कंप्लीट ए टू जेड इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग केमिकल रिएक्शन देख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। इन द जो चैप्टर का शुरुआती पोर्शन है उसके अंदर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज है, और उसके बाद में हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, है ना, स्केल्टन इक्वेशन है या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। उसके साथ में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में एडिशन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और उसके साथ साथ में लास्ट में जो चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेंसिडिटी है, कोरोशन है। कंप्लीट चैप्टर आपको एक ही वन शॉट के अंदर मिलने वाला है, और आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। ओके, और एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऐप का लिंक दे रखा है, तो आगे जो क्लासें रहेगी वो सारी आपको ऐप के थ्रू मिलेगी। तो आप ऐप में जाकर के विजिट करें, क्योंकि वहां आपको कोई क्लास के अंदर डिस्टरबेंस नहीं होगा, प्लस आपको पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। जो क्लास अभी रन हो रही है इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगी। और दूसरी चीज, जब आप ऐप के अंदर जाकर के सिलेबस को देखोगे तो वहां कोई ऐड नहीं आएगा एक्स्ट्रा। नहीं तो क्या, यूट्यूब पे देखते देखते बीच में कोई चीज आ गई तो पता नहीं दिमाग उस पर चला जाता है और आप 1 घंटे तक उसमें भटकते रहते हो, फिर पता चला अरे यार हम कर क्या रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में रहती है। तो फर्स्ट में अपन चलते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर, केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ओके, और क्लास है लगातार मैं डालूंगा वन शॉट, और आप लोग जितना ज्यादा हो सके मेरी हेल्प के लिए प्लीज इनको आप लोग शेयर ज्यादा करें और लाइक करें, और चैनल के ऊपर आप हो तो आपका वेलकम है, और फर्स्ट टाइम आकर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इतना तो बनता ही है ना। तो चलते हैं क्लास के अंदर, और क्लास जो रहेगी उसमें अपन फर्स्ट में देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। तो आज अपन चैप्टर फर्स्ट पे जाने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के थ्रू मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बताना चाहूँगा, इसके अंदर फर्स्ट में जो अपन लेकर के चलेंगे, है ना, फर्स्ट में जो चैप्टर का शुरुआती दौर रहेगा उसके अंदर सबसे फर्स्ट में अपन देख करके चलेंगे केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल और फिजिकल चेंज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल एंड फिजिकल चेंज, भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, कैसे आप इनको डिफाइन करोगे। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे चलती है केमिकल और फिजिकल चेंज के ऊपर, तो फर्स्ट में अपन फिजिकल और केमिकल चेंज के अंतर्गत अगर चले तो केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल और फिजिकल चेंज, यस। देखिए दो टाइप के चेंज होते हैं मोस्टली। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाओगे तो फर्स्ट में होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब, जैसे आपके पास में कोई पेपर है और आपने उस पेपर को ब्रेक कर दिया, पेपर को आपने तोड़ दिया, पेपर के आपने टुकड़े कर दिए, तो छोटे छोटे जो कागज के पीस है वो भी तो है, तो कागज के ही पीस है। तो एक मोटी मोटी चीज अपन मान के चलते हैं कि सब्सटेंस में होने वाला वो चेंज जिसके कारण उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मीन उसकी प्रॉपर्टी में, फंडामेंटल प्रॉपर्टी में, उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में कोई कंपोजिशन में कोई किसी टाइप का चेंज नहीं होता है, तो उसको अपन फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट में अपन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज को अपन डिफाइन करते हैं, दोज टाइप्स ऑफ चेंज इन विच फिजिकल शेप, साइज can be changed but the fundamental properties remain same, so that is also known as physical change। और physical change के अंदर तुम लोग ध्यान रखोगे इसके कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के अंदर सबसे बेस्ट जो एग्जांपल बुक में दे रखा है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस इन
आयरन, एक आयरन का टुकड़ा है जिसको आप मैग्नेट से अगर कनेक्ट करोगे, है ना, आपके पास में एक आयरन का टुकड़ा है, जैसे ये आयरन का कोई नेल है, और इस आयरन के नेल को आप लोग अगर मैग्नेट से टच करवाओगे, ये मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जैसे ही निडल इस मैग्नेट से टच होती है तो इस निडल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक बिहेवियर जो इस आयरन नेल के अंदर क्रिएट हो रहा है वो एक टाइप का फिजिकल चेंज है। जब कोई ग्लास को आप लोग तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, है ना, कांच के टुकड़े कर लेते हो, या फिर कोई भी आपके पास में ऑर्नामेंट है उसको आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, वो गोल्ड स्मिथ उसके आयरन के शेप और साइज को चेंज कर देते हैं, तो ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज के अंदर फर्स्ट इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक properties produce in iron nail। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या ना अपन नोट करते हैं, ब्रेक द ग्लास को तोड़ते हो, या फिर मेल्ट द कैंडल, मोमबत्ती को आप पिघलाते हो, मेल्ट द कैंडल, ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है। चौथा फिजिकल चेंज का एग्जांपल अपन देखें तो एक सब्लिमेशन आता है, आप लोगों ने अच्छे से 9th और 10th के अंदर इसको देखा भी होगा। एक केमिकल होता है NH4Cl, या जिसको अपन नाम देते हैं अमोनियम क्लोराइड, और सिंपल इसको हिंदी में नौशादर कहते हैं। तो ये अमोनियम जो क्लोराइड है ये सॉलिड सब्सटेंस है, एंड व्हेन वी हीट provide that substance, then that will directly convert from solid to gas without change into liquid state, so that is also known as a sublimation process। तो sublimation process also an example of physical change। okay, ये जितने भी physical change होते हैं ये हमेशा एक टाइप के temporary change होते हैं। फिजिकल चेंजेस हमेशा टेम्परेरी चेंजेज होते हैं। कैसे टेम्परेरी, ये हमेशा टेम्परेरी चेंजेज होते हैं, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, टेम्परेरी चेंजेज होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जब आप के मोमबत्ती यानी कि कैंडल को मेल्ट करवाते हो या फिर सब्लिमेशन होता है तो रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, एंड इन द सिमिलर कंडीशंस प्रोडक्ट विल बी चेंज इनटू रिएक्टेंट, यानी कि सेम कंडीशन में सेम सिचुएशन में रिएक्शन होती है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन कहते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। फिजिकल चेंज एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल चेंज का प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है सब्सटेंस के अंदर, वो फिजिकल चेंज सब्सटेंस के अंदर जब होता है तो नो न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, किसी नए पदार्थ का निर्माण वहां पे नहीं होता है, तो लिखते हैं नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और चौथे प्रोसेस को अपन नोट करते हैं कि फिजिकल चेंज जब भी होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, तो लिखते हैं नो चेंज इन केमिकल, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, ओनली फिजिकल कैरेक्टर विल बी चेंज, ओनली फिजिकल कैरेक्टर विल चेंज, केवल फिजिकली उसमें चेंज होता है, केमिकली कोई किसी टाइप का चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए अपन इसको फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो ये फिजिकल चेंज के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट रहते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, और फिजिकल चेंज से पहले अपन ने चैप्टर के बारे में देखा, और चैप्टर को अपन वन शॉट लेकर के चल रहे हैं। आप लोग क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए और कंप्लीट, है ना, क्लास को शुरू से अंत तक आप लोग कंप्लीट देखें। और अपन बात कर रहे थे फिजिकल चेंज के ऊपर, तो फिजिकल चेंज क्या है उसको अपन ने डिफाइन भी किया है। यस, नेक्स्ट मैं लेकर के चलूंगा केमिकल चेंज के ऊपर। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज के अंदर भी तुम्हारे को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो केमिकल चेंज है सब्सटेंस में, उसमें कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप चैप्टर को उठा के देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट में इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट में दे रखा है कि मिल्क चेंज इनटू कर्ड, और ध्यान रखना इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू मिल्क विल बी चेंज इनटू कर्ड। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। एक है जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, वो अंगूर भी फर्मेंट हो जाते हैं, है ना। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेन फर्मेंटेड। तो अंगूर जब सड़ते हैं या फिर दूध जब दही के अंदर चेंज होता है, या फिर आपने देखा होगा घर में अपन जब कोई आयरन का सब्सटेंस यूज लेते हैं, चाहे वो तवा है या फिर पेन है या फिर कोई खीला यानी कि नेल्स है, उसको आप लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखोगे, आर्द्रता के कांटेक्ट में रखोगे, नमी के कांटेक्ट में रखोगे, तो उसके ऊपर वो एक्सपोज्ड हो जाता है इनटू रस्टिंग, है ना। तो थर्ड अपन नोट कर सकते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन। या फिर अपन जब फूड को इनलेट करते हैं तो फूड का डाइजेशन हो जाता है, तो फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, ये भी इसका एग्जांपल है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, तो ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। 5 नंबर पे नोट करते हैं कि अपनी बॉडी में अपन जब फूड को इनलेट करते हैं तो उसका डाइजेशन हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन अपन इंस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस भी तो लेते हैं। वो ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर पहुंच के जहां पे पहले से ग्लूकोज बैठा है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो ग्लूकोज को कैटालाइज्ड किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और तोड़ने से बॉडी में एनर्जी बनती है। तो अपन नोट कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। तो ये इसके खूब सारे एग्जाम्पल मिलते हैं केमिकल चेंज के अंदर। तो ये केमिकल चेंज होता क्या, मैं डिफाइन करता हूं कि सब्सटेंस में होने वाला एक वो चेंज जिसके कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड नहीं बनते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो इस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर नोट करते हैं सच टाइप चेंज, है ना। तो केमिकल चेंज को अपन डिफाइन करते हैं कि सच टाइप चेंज इन which chemical properties change and produce new substance is called chemical change। और ध्यान रखना इसके अंदर पूछी जाती है इसके कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तुम लोग ध्यान रखोगे इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज होने पर सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी गेट चेंज्ड, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। सेकंड में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। अच्छा, ये प्रोसेस जैसे दूध से दही बन गया, तो ये प्रोसेस इतना परमानेंट प्रोसेस होता है कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं कि प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। थर्ड पॉइंट है कि इसमें तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। चौथा पॉइंट कहता है कि जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और ये एक टाइप का परमानेंट चेंज होता है, ये एक टाइप का परमानेंट चेंज होता है। तो ये सारा का सारा अपने पास में केमिकल चेंज के ऊपर पॉइंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को अपन लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट में बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। यस, आप लोग हेडिंग नोट करो, केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको अपन डिफाइन करें केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन में आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है जहां पर 1 2 3 4 कोई भी सब्सटेंस है आपस में रिएक्शन करती है, किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो अपन उसको किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको अपन केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अपन सिंपल एक चीज लेकर के चलते हैं, मैं आपको दिखाऊं। जैसे एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक मेटल है और इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन के अंदर ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस यहां से एलिमिनेट हो जाती है। यस, ये पता ही है तुम्हारे को। जिंक जब H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन करती है, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस को वहां से प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रिएक्टेंट। Those substances which participate effectively in the chemical reaction, so that is also known as a reactant, and those substances which is produced after the reaction, so that is also known as a product, है ना। substance which participate is also known as a reactant, and those substances which are produced after the reaction, so that is also known as a product। तो ये सारे के सारे यहाँ पर products होते हैं। products form after the reaction, reactant those substances which effectively participate in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस रिएक्टेंट और बनने वाली सब्सटेंस प्रोडक्ट को अपन जब फॉर्मूले के द्वारा या फिर सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, आप लोग नोट करोगे, सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन फॉर्म in the reaction which represent by symbol and molecular formula is called chemical equation। yes, तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के अंदर नोट कर सकते हैं, लिखते हैं those substances which participate and produce in the reaction which that represents by symbol and molecular formulas are called chemical equation। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाली सब्सटेंस और पार्टिसिपेट के साथ साथ में प्रोड्यूस होने वाली सब्सटेंस को जब अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के द्वारा या फिर उसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, नो टेंशन, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। क्लास प्लस, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्लास जो हो रही है ये क्लास को मैं उसके साथ में प्लस करके कंप्लीट आपको बाइंड करके ऐप के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप ऐप में जाइए। ऐप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रॉपरली आप क्लासों को जाकर के एंजॉय कर सकते हो। और उसके साथ साथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 10th एनसीईआरटी का बहुत शानदार सिलेबस प्रिपेयर करके मैंने साइंस एवरीथिंग जो चैनल आप देख रहे हो इसी का ऐप भी है, तो उस ऐप में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। ये था अपने पास में केमिकल इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है ना, तो इस पॉइंट को भी तुम लोग ध्यान रखोगे, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, how to write a chemical equation, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अपन लिखते कैसे है उसके बारे में मैं दिखाऊं आपको। तो केमिकल रिएक्शन जब भी लिखी जाती है तो उसके अंदर केमिकल इक्वेशन आती है, और केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है रिएक्टेंट और बाद में लिखा जाता है प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रखोगे, फर्स्ट में अपन रिएक्टेंट को लिखते हैं और रिएक्टेंट्स के बाद में प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है।
और एक चीज और, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट संख्या में ज्यादा तो बीच में कॉमा नहीं लगाओगे, प्लस का साइन लगाया जाता है। जैसे अभी अपन रिएक्शन देख रहे थे, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, then it will produce ZnSO4 and it will produce H2 गैस। तो ये रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा प्लस साइन का यूज किया जाता है, प्लस साइन से उसको शो करवाया जाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखोगे। सेकंड पॉइंट है कि जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को लिखते टाइम तुम लोग ध्यान रखोगे कि रिएक्शन जब भी लिखी जाती है तो रिएक्शन को लिखते टाइम उसके बीच में कुछ चेंजमेंट भी होते हैं, तो उनको भी वहां पे नोटेट करना पड़ता है। दूसरी चीज तुम लोग ध्यान रखोगे कि जब भी रिएक्शन को लिखा जाता है तो रिएक्शन के अंदर सिंबल का यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज किया जाता है ना। रिएक्शन को लिखते टाइम उसके अंदर सिंबल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखोगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, और रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों करते हैं? तो इसके लिए एक पॉइंट आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, उसको दिखाऊंगा मैं। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, है ना, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस होनी बहुत जरूरी है, विदाउट बैलेंस रिएक्शन नहीं चलेगी। रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और बैलेंस रिएक्शन ही लिखी जाती है। तो बैलेंस रिएक्शन को लिखोगे, और बैलेंस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जैसे एक रिएक्शन में लेकर के चलता हूं आयरन, और इसको तुम H2O के प्रेजेंस में रख दो, H2O गैस फेज में है। जब आयरन को गैस फेज में रखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 में, और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको करना है बैलेंस। देख लेना, एक में ही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को पहले चूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले तो अपन आयरन को चूज करेंगे, यहाँ पे आयरन 1 टाइम है, वहां पे आयरन 3 टाइम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आयरन के पीछे 3 है, मतलब आयरन के 3 एटम है। तो इसको 3 करने के लिए तुम लोग इसके पीछे नहीं लगाओगे, पीछे नहीं लगाओगे। खूब सारे बच्चे हो जाए यहां लगा देते, नहीं, इसको लिखोगे यहां पे। इस आयरन के आगे तुम लोग 3 लगाओगे तो वहां पे 3, उधर 3, यानी कि आयरन हो गया बराबर। सेकंड थिंग ये है कि यहां पे अब तुम लोग देख लो ऑक्सीजन 4 टाइम है, यहां पे ऑक्सीजन सिंगल टाइम है, तो इसके आगे लगाओगे 4, तो ऑक्सीजन 4 टाइम हो गई। यस, ऑक्सीजन उधर 4 होगी। हाइड्रोजन हो गया 8, इसको 8 करने के लिए तुम लोग इसके आगे लगाओगे 4, यहां पे हाइड्रोजन हो गया 8, यहां पे ऑक्सीजन हो गया 4, यहां पे आयरन हो गया 3। ये रिएक्शन हो गई है कंप्लीट बैलेंस, और इसको अपन ने बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के लिए अभी जो अपन ने मेथड यूज लिया, जिस मेथड से अपन ने इसको बैलेंस किया, उस मेथड को नाम देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब आपने एक बार रिएक्शन को देखा, फिर आपने कुछ हीट किया, फिर ट्रायल देखा, फिर हीट किया, फिर ट्रायल देखा, इस हिसाब से केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। सो इस प्रोसेस को कैसे है कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ध्यान रखना, प्रश्न आता है व्हाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अरे रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो क्यों के पीछे का आंसर है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा एक पॉइंट रहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से देखोगे क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, और इन चीजों को बहुत अच्छे से और शुरू से अंत तक क्लास को कंप्लीट देखोगे, सारी चीजें समझ में आएगी। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का टोटल जो मास है उसके अंदर आप किसी भी सब्सटेंस को ना तो क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। सेकंड पॉइंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट always remain constant to the mass of product, so the mass cannot be create nor be destroy, hence total mass always remain constant, so that is also known as a law of mass conservation। अरे सर यस मैं लिखवाता हूं, ध्यान रहेगा तुम्हारे को कैसे इसको अपन डिफाइन करते हैं। तो अपन नोट करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द mass of reactant
always remain, या total mass of reactant always equal to the mass of, always equal to the mass of product, इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट में अपन नोट करते हैं, नेक्स्ट में अपन नोट करते हैं यहीं पर कि मास कैन नॉट बी क्रिएट, मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय, नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना डेस्ट्रॉयड कर सकते, एंड हेंस total mass always remains constant, always remain constant is called law of mass conservation, ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है जिसको अपन ने डिफाइन किया है और इसको तुम लोग अच्छे से याद रखोगे। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के कारण रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। सिंपल सी रिएक्शन, जैसे इसको आप देख सकते हो, क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 का फॉर्मेशन करती है, रिएक्शन को बैलेंस करो। तो बैलेंस में पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना, बाकी नाइट्रोजन 2 टाइम, उधर नाइट्रोजन 1 टाइम, तो ये नाइट्रोजन 2 टाइम हो गया। हाइड्रोजन हो गया है अब टोटल 6 टाइम, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, नहीं तो 3 का 2 से गुणा 6 टाइम, तो इसके आगे आप नोट करोगे 3, तो ये हाइड्रोजन हो गया 6 टाइम, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट विल प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे लगा दोगे 2HCl, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका है, उसमें रिएक्शन को आप बैलेंस करते हुए आगे चलोगे। विथआउट बैलेंस कभी किसी रिएक्शन को नहीं लिखा जाता है, ओके। और रिएक्शन बैलेंस करने का जो मेथड है उसको अपन कहते हैं एटेन ट्रायल मेथड। खत्म। अगला पॉइंट आता है कि जब भी रिएक्शन लिखी जाती है तो रिएक्शन के अंदर जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, उसकी फिजिकल स्टेट को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो अगला पॉइंट आता है मेंशन द फिजिकल स्टेट, मेंशन द फिजिकल स्टेट, मेंशन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी अपन रिएक्शन ले रहे थे आयरन, और ये रिएक्शन कर रहा था H2O के साथ, आफ्टर द रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा था Fe3O4 प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। सभी की फिजिकल स्टेट को दिखाओगे कैसे, जैसे आयरन है तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, H2O यहाँ पे अपन वेपर लेते हैं मतलब गैस फेज में होगा, Fe3O4 रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये हाइड्रोजन गैस फेज में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिएक्शन जब भी होती है तो रिएक्शन के अंदर कोई भी गैसीय सब्सटेंस है तो इसको आप लोग अपवर्ड एरो में इस हिसाब से दिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए अपन लोग वैसे कर चुके थे बैलेंस, उसमें आयरन 3 टाइम है, इसको 3 लिख करके ऊपर आप क्लोज करोगे ताकि पता चले आपने क्या क्या नोट किया है। वहां पे ऑक्सीजन 4 टाइम, इसको ऑक्सीजन को 4 टाइम यूज करोगे। वहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे 8 टाइम है तो वहां पे हाइड्रोजन को 8 टाइम करने के लिए 4 लगा के फिर आप इसको क्लोज करोगे। रिएक्शन लिखोगे तो उसमें फिजिकल स्टेट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। और रिएक्शन को मेंशन करने के लिए अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फेज में है तो अपन छोटा सा S लिखते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड फेज में है तो छोटा सा अपन LIQ लिखते हैं या फिर L लिख दो, समझ जाते हैं। सब्सटेंस अगर गैसियस फेज में है तो अपन स्मॉल g लिखते हैं। कई बार सब्सटेंस मतलब बारिश के मौसम की तरह थोड़ा सा गीला टाइप का होता है, थिक टाइप का होता है, ज्यादा हाईली कंसंट्रेट होता है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एक्वस, और एक्वस के लिए अपन यूज करते हैं AQ। तो ये चीज भी ध्यान रखोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, फिजिकल स्टेट दिखाओगे और फिजिकल स्टेट के साथ साथ में उसकी ये सारी चीजें मेंशन करोगे। अगला पॉइंट है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसके साथ में कैटलिस्ट को शो करते हैं, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के साथ में उसमें कोई टेम्परेचर का टर्म है या फिर कोई प्रेशर का टर्म है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीजों को अपन इंक्लूड करते हुए चलेंगे। यस, एक रिएक्शन मैं दिखाना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक रिएक्शन दे रखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है
उसके ऊपर हाइड्रोजन को आप लोग अप्लाइड कर दो 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को आप लोग मिक्स करो, टेम्परेचर आप लोग लोगे 340 एटमॉस्फेयर, और इतने टेम्परेचर पर आप लोग इन दोनों गैसों को अगर मिक्स करवाते हो इतने टेम्परेचर के ऊपर, तो यहां पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, मिथेनॉल CH3OH, और ये लिक्विड फेज में बनता है। इस सब्सटेंस का नाम है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और मिथेनॉल का फॉर्मेशन, रिएक्शन को बैलेंस करो, कार्बन 1 उधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन है 2 उधर हाइड्रोजन है 3 और 1 4 को आप लोग 2 कर दो इधर, तो ये हो गया 4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ओके रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। ये जो 340 है ये इसका प्रेशर वैल्यू है, तो इसको दिखाना बहुत जरूरी होता है। एक मैं पॉइंट और दिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे आपकी रिएक्शन दे रखी है एक फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जब भी होता है तो उसमें रिएक्शन होती है, उसको आप लोग ऐसे ओबे करोगे। रिएक्शन के अंदर सबसे पहले होता है CO2, फिर H2O, रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट को आप लोग सनलाइट लिखो, नहीं तो आप लिख सकते हो HNu, और उसके साथ में क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, उसके साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन होगी तो प्लांट्स में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, स्टार्च मतलब ग्लूकोज का, फिर इसके साथ में H2O बनती है, फिर कुछ O2 यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ये कंप्लीट रिएक्शन है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करने के लिए तुम लोग ऐसे यूज करोगे, है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल फंडा आप लोग यूज करोगे 6 12 6 और 6, इतना लगा दो। ये तो एक छोटी सी ट्रिक के रूप में है, याद रह जाएगा। 6 12 6 6 लगा दो। अब आप इसको देख लो, यहां से कार्बन 6 टाइम, वहां कार्बन 6 टाइम, यहां पे हाइड्रोजन है 12 प्लस यहां पे हाइड्रोजन है 12, यानी कि 24 टाइम है। तो यहां पे हाइड्रोजन को देख लो, ये H2 के आगे 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 बार है। इधर ऑक्सीजन पड़ी है 12 और 12 24, तो यहां पे ऑक्सीजन देख लो 6, और ये 6 12 और 12 वो पड़ी 24। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है कंप्लीट, 6 12 6 6। इस टाइप से जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन के अंदर फेवरेबल कंडीशन जितनी भी होती है उन सभी को आप लोग शो करते हुए चलोगे। ओके, एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर कौन कौन से मोस्टली चेंज होते हैं, है ना, चेंजेस टेक प्लेस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो वो पॉइंट भी मैं नोट करवा देता हूं। चेंजेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट होती है, तो चेंजमेंट के रेस्पेक्ट में आप फर्स्ट देखोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन द फिजिकल स्टेट होगा ही होगा। फिजिकल स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से गैस में जाएगा, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, कुछ भी होगा बट होगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो इसकी फिजिकल स्टेट हमेशा चेंज होती है। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इनटू फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंजमेंट होगा। सेकंड पॉइंट, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके कलर में चेंज होगा, चेंज इन द कलर। सेकंड पॉइंट, चेंज इनटू कलर ऑफ सब्सटेंस, चेंज इनटू कलर ऑफ सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज के कलर में चेंज होगा। थर्ड पॉइंट, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे गैस या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गैस का हमेशा इवोल्यूशन होता है। तो थर्ड पॉइंट अपन नोट करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, मोस्टली रिएक्शन के अंदर गैसों का इवोल्यूशन होता है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये खूब सारे प्रोसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं, और आप लोग इन चीजों को ध्यान रखोगे। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो ये कुछ इस टाइप के चेंजमेंट होते हैं। यस, नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो आप लोगों को पता होगा केमिकल रिएक्शन होती है 4 टाइप की, और 4 टाइप की है कौन कौन सी, तो उसको मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यस, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट करो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप की होती है, तो इसको देखो आप लोग। केमिकल रिएक्शन के अंदर टाइप्स, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस होती है 4 टाइप की। वन शॉट चल रहा है, कंप्लीट चैप्टर आपका इसी क्लास में रहने वाला है, यस आप लोग देख लीजिए। सबसे फर्स्ट में होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकंड रिएक्शन को अपन कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। थर्ड जो रिएक्शन होती है उसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास की पीडीएफ आपको ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी, है ना। आप लोग तो ओनली ईयरफोन लगा दो, बैठ करके क्लास को आप एंजॉय करो। नोट्स आपको कंप्लीट मेरी तरफ से बने हुए आपको प्रिपेयर मिल जाएंगे, और आप लोग इवन उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या ना, फोर्थ पॉइंट जो रहता है उसके अंदर रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो चौथी होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस हिसाब से आप देखोगे तो रिएक्शनें होती है मोस्टली 4 टाइप की। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction, are you now very well such type chemical reaction where 2 or more than 2 substances combined with each other and produce only one product. There are so many reactant participate effectively in the chemical reaction, but only one product is formed, one product is produced, so that is also known as a combination reaction. इसका तुम लोग फर्स्ट एग्जांपल याद रखोगे। फर्स्ट एग्जांपल तुम लोग याद रखोगे जिसमें पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं पूछते, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या याद रखोगे? इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम कहते हैं, और क्विक लाइम के अंदर जो बुझा हुआ चूना होता है, एकदम व्हाइट टाइप का क्रिस्टल है, इसमें तुम लोग जब H2O को एक्सपोज करोगे, पानी को इसमें डालोगे, तो रिएक्शन के अंदर ये होगा सॉलिड और ये है क्या ना लिक्विड। और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हो, लिक्विड डालते हो, तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद में यहां से बन जाता है CaOH का ऑल ट्वाइस, और ये एक टाइप का एक्वस सब्सटेंस होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और इसको कहते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? सेलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। तो सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। व्हेन 2 or more than 2 reactants produce only one product, so that is also known as a combination reaction. एक चीज इसमें और स्पेशल करके पूछी जाती है, मैं नोट करके आपको लिखवाना चाहूंगा, है ना, नोट करके लिखवाना चाहूंगा। क्या नोट करके पूछी जाती है? नोट करके ये पूछी जाती है कि ये जो सब्सटेंस इधर बना है, जिसको अपन नाम देते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसका यूज दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग के लिए की जाती है। सफेदी करवाते हैं अपन लोग, डिस्टीमर करवाते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और दीवारों पर सफेदी करने के बाद ये पड़ा पड़ा एटमॉस्फेयर की CO2 गैस के साथ रिएक्शन करता है, और एटमॉस्फेयर की CO2 गैस के साथ ये जो एक्वस सब्सटेंस है, ये गैस के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद यहां से बनता है CaCO3 प्लस यहां से बनता है H2O। H2O तो गैस फेज में चला जाता है, और ये सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखोगे, वो जो H2O है, वैसे इसको आप लोग लिक्विड मान सकते हो, लेकिन वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पे आ जाती है एकदम चमक, दीवारों पे आ जाती है ब्राइटनेस। क्वेश्चन आता है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद चमक क्यों आती है? तो उसका रीजन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पे आ जाती है ब्राइटनेस, दीवारों पे ब्राइटनेस आ जाती है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखोगे, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछते हैं। ओके, अब अगला कुछ पॉइंट है, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर लेकर के आपके सामने चलूंगा, और उनको ध्यान रखोगे। अदर एग्जांपल्स, है ना। अदर एग्जांपल्स में एक तो तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ कोल्स, बर्निंग ऑफ कोल। ये कैसा चलता है ना, बर्निंग ऑफ कोल भी पूछा जाता है। ये कैसा है, दिख जाएगा तुम्हारे को?
यस, बर्निंग ऑफ कोल, वो रेड में दिखने में शायद दिक्कत हो सकती है तुम्हारे को। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग कोल, कई बार बच्चे दिक्कत आती है सर कोयले का फॉर्मूला, बस इसका फॉर्मूला होता है सी, ओनली कार्बन। और इस कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर यहां से बन जाती है CO2। CO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये CO2 गैस का जो फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें दो सब्सटेंस है, आगे एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सॉलिड फेज में हो जाता है, ये गैस फेज में है और ये गैस फेज में। एक चीज तुम लोग जानते हो कि जब भी कोयले को जलाओगे तो उसमें हीट निकलती है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हीट को एलिमिनेट करती है तो ऐसी रिएक्शन को अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर डेल्टा H जो है रिएक्शन की वो हो रही है नेगेटिव, हीट यहां पे एलिमिनेट हो रही है। तो रिएक्शन यहां पे एलिमिनेट कर रही है हीट को, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यस, इस चीज को तुम लोग याद रखोगे। सेकंड पॉइंट यहीं पे पूछा जाता है, और सेकंड पॉइंट जो पूछा जाता है वो आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन चलती है कुछ इस टाइप से। हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन हो जाता है H2O का। रिएक्शन करोगे बैलेंस, देखोगे हाइड्रोजन 2 बार, उधर हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, इसको करोगे बैलेंस। उधर ऑक्सीजन है 1 बार तो इसके आगे तुम लोग लिखोगे 2। हाइड्रोजन जबरदस्ती हो गया 4 तो इसके आगे भी लिखोगे तुम लोग 2, तो ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। और जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक इग्निशन प्रोसेस होता है, बहुत एक्सेस ऑफ अमाउंट वहां पर प्रोड्यूस होती है। यानी कि ये टाइप भी है, ये भी एक टाइप का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टाइप है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चाहे आप लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर देख लो या फिर बर्निंग ऑफ कोल देख लो। थर्ड पॉइंट आप लोग देखोगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के अंदर आप लोग इस रिएक्शन को देख सकते हो। बच्चे ध्यान रखोगे नेचुरल गैस का मतलब CNG की बात हो रही है। बर्निंग नेचुरल गैस, CNG की बात होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस है एक टाइप की, है ना। LPG जो होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है तो वो नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। और CNG गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होता है यहाँ पर CH4 यहाँ पर इसका मेन कंपोनेंट भी होता है, तो इस चीज को भी तुम लोग ध्यान रखोगे। और इसको जब आप बर्न करवाते हो तो ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है CO2 प्लस बनती है H2O, और खूब सारी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन बैलेंस मांग रही है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो तुम लोग ध्यान रखोगे यहां पे कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन है 2 तो इसको कर दो तुम लोग 4, उधर ऑक्सीजन 2 + 2 4, यहां पे ऑक्सीजन 2 अब हो गई है 4। यस, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। और इस रिएक्शन को तुम लोग देखोगे तो ये भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक पॉइंट तुम्हारे को मैं और बताना चाहूंगा कि अपन जब फूड को इनलेट करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में उस फूड का डाइजेशन होता है ना, तो उस प्रोसेस के ऊपर मैं लेकर के चलूंगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपन लेकर के चले तो तुम लोग ध्यान रखोगे इसमें आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या? रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, जस्टिफाई कीजिए। तो अपन लोग इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि अपन जो जीवित रहते हैं, लिविंग रहने के लिए अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। एनर्जी फ्रॉम अपने को जो मिलती है वो सारी की सारी फूड से मिलती है, उसका डाइजेशन होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड, है ना, देन द फूड मटेरियल्स विल बी डाइजेस्ट या फिर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, है ना। जो भी अपन खाते हैं वो सिंपलर पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है, और उसके अंदर जो अपन खाते हैं उसमें राइस हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, ब्रेड हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे। और ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं, अपन जो फूड इनलेट करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और वो जब ब्रेक डाउन होते हैं देन दैट विल ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज,
ये ग्लूकोज में टूटते हैं। और ग्लूकोज जब कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ में इन अवर सेल्स, कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, देन इट विल प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, in the form of ATP, and that process is also known as a respiration. So we can say the respiration process is an exothermic process which provide energy to living organism. Okay, तो अपन नोट करते हैं during digestion process, ये during digestion food materials, food particles like rice, potato, bread, है ना, ब्रेड है, ये सारे के सारे ब्रेक डाउन इनटू simpler substances into carbohydrate, simpler substances of carbohydrate. नेक्स्ट में नोट करते हैं the carbohydrate on digestion converts into glucose. In our cell the glucose combines with oxygen and provide energy in the form of ATP, provide energy in the form of ATP. So it is an example of respiration process. ये एक टाइप का रेस्पिरेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इसकी तुम लोग रिएक्शन भी याद रखोगे। ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर सेल्स में, और सेल्स में भी रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन जब होती है तो वहां पर CO2 बनती है, H2O जनरेट होती है, और H2O के साथ साथ में खूब सारी वहां पर एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये रिएक्शन वहां पे चलती है। इस रिएक्शन को भी तुम लोग करोगे बैलेंस, और इसको बैलेंस करने के लिए तुम लोग इसमें यूज करोगे, इधर की तरफ यूज करोगे 6, है ना। एक बार देख लो, कार्बन 6 है, उधर की तरफ भी कार्बन करना पड़ेगा 6, ये कार्बन हो गया 6। उसके बाद में इधर की तरफ हाइड्रोजन है 12, तो यहां पर हाइड्रोजन 12 करने के लिए तुम लोग लगा दो इसके अंदर 6। ओके, ये हो गया सारा फिक्स। उसके साथ में इसमें देख लो ऑक्सीजन है 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो पहले, ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 2 यानी कि 12, 12 और 6 18 करनी है ऑक्सीजन, तो 18 करने के लिए ये हो गई 12 और 6 18। ओके, रिएक्शन है अपनी बैलेंस। तो ये है केमिकल रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक चीज और ध्यान रखोगे कि जो अपने पास में फूड मटेरियल्स के अंदर जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं उनको जब अपन डीकंपोस्ट करते हैं तो वो भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, डीकंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल्स या फिर वेजिटेबल मटेरियल्स। तो यहीं पे मैं नोट कर देता हूं, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर, ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको भी तुम लोग याद रखोगे। ओके, क्लास खत्म हो रही, और क्लास के अंदर मतलब क्लास खत्म होते ही आप लोग इसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर ऐप का लिंक है, उस ऐप के थ्रू आप लोग ऐप में जाकर के उसको एक्सेस करोगे तो वहां पे आपको कंप्लीट प्रीमियम क्लास अवेलेबल हो जाएगी। वन शॉट कंप्लीट 10th साइंस इंग्लिश मीडियम का आपको कंप्लीट वहां पे मिल जाएगा विथ आपको PDF। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे रे डायग्राम खींचते हैं, कंप्लीट चीजें
आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां जाकर के आप लोग इन क्लासों को एंजॉय कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रखा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ग्रुप के थ्रू व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये बातें थी। नेक्स्ट अपन चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर। डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का मीन होता है कि जहां पर एक रिएक्टेंट होगा जो कि डीकंपोज होकर के दो या दो से अधिक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन डिफाइन करते हैं कि व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट डीकंपोज्ड इनटू टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस produce two or more than two new substances, so that is also known as a decomposition reaction। कोई भी रिएक्शन जब डीकंपोज होती है तो डीकंपोज होने के लिए वहां पर तीन फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। तीन फैक्टर्स के थ्रू वो रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन होने के लिए अब वो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो सकती है ना, तो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसको अपन नाम देते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती है तो इसको अपन कहते हैं लाइट डीकंपोजिशन। लाइट डीकंपोजिशन, ये रिएक्शन लाइट के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो सकती है तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, इसको ये नाम दे सकते हैं। लाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसको फोटोन डीकंपोजिशन भी कहते हैं। फोटोन डीकंपोजिशन, तो ये इसके टाइप रहते हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो थ्री टाइप की रिएक्शन होती है और थ्री टाइप्स के अंदर हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो ये रिएक्शन जब होती है तो अपन लेकर के चलते हैं फर्स्ट पे, और फर्स्ट यानी कि अपने पास में थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, बच्चे थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर तुम लोग एक एग्जांपल याद रखोगे और वो एग्जांपल है अपने पास में, फर्स्ट एग्जांपल है फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को जब अपन हीट देते हैं, हीट एक्सपोज करते हैं, तो हीट एक्सपोज करने पर ये टूटता है और यहां से बन जाता है Fe2O3। क्या बन जाता है? Fe2O3 प्लस बन जाता है, SO2 प्लस बन जाती है SO3। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसके आगे लगाओगे तुम लोग 2, तो ये रिएक्शन हो जाती है। एक रिएक्टेंट नाम इसका फेरस सल्फेट, और ये फेरस सल्फेट की रिएक्शन जब होती है इसको अपन जब थर्मल डीकंपोज करते हैं तो थर्मली डीकंपोज करने पर यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन के थ्रू हो रही है, यानी कि रिएक्शन एक टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन है, थर्मली डीकंपोजिशन। ध्यान रखोगे ये जो फॉर्मूला है FeSO4, इसमें जब अपन 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या नाम देते हैं? ग्रीन विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ये बुक के अंदर दे रखा है, इसको तुम लोग याद रखोगे। और ये एक टाइप का ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन विट्रोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखोगे। सेकेंड रिएक्शन में लेकर के चलता हूं तुम्हारे सामने, और वो थर्मल डीकंपोजिशन की रिएक्शन है ये वाली, जिसमें सेकेंड रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इसके ऊपर जब अपन हीट अप्लाई करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, यहां से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, थर्मली हीट करने पर सॉलिड बनेगा प्लस यहां से गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी एक टाइप की थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और इसके अंदर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। कई बार सिंपल फॉर्मूला आ जाए कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको कहते हैं लाइमस्टोन। ओके, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अपन अच्छे से जानते हैं, इसको अपन क्विक लाइम कहते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ के भी आए हैं। इसको कहते हैं क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ क्विक लाइम है, दूसरी तरफ लाइम स्टोन है, तो ये प्रोसेस इसमें चलता है। ओके, एक चीज आप लोगों को और परीक्षाओं के अंदर बहुत परेशान करती है, उसको तुम लोग याद रखोगे, और वो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या मतलब, ऐसे एक प्रोसेस आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है और उसको तुम ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस है और सॉलिड सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो उसके लिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए। अब बच्चे बड़े टेंशन में आते हैं सर कैसे रिएक्शन लिखे, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट्स। ये लेड नाइट्रेट है। इस लेड नाइट्रेट के ऊपर जब अपन हीट डालते हैं तो हीट डालने पर इसका डीकंपोजिशन होता है, ओके। और डीकंपोजिशन होने पर यहाँ पर लेड का ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये तो रिएक्शन होती है। और इसी लेड नाइट्रोजन का जब होता है तो इस NO2 के कारण ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सिंपल मैं मेथड बता रहा हूं, उसको तुम लोग याद रखोगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां लिखोगे 2 और यहां लिखोगे तुम लोग 2। ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखना नहीं है, ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखना ही नहीं है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे तुम लोग लिख दोगे 4। अब एक बार देख लो, Pb2 टाइम, वहां Pb2 टाइम, ऑक्सीजन 3 का 2 से 6, 6 का 2 से 12, तो यहां पे देख लो ऑक्सीजन 2 तो यहां पे हो गई, और 4 दूनी ये हो गई 8, 8 तो 10, 10 तो 12, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, 2 जा 4, तो वहां पे भी नाइट्रोजन पड़ी है 4। रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। इसको ध्यान रखोगे, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये भी एक टाइप का थर्मल डीकंपोजिशन है। खत्म, चलते आगे नेक्स्ट। अपन अगला तुम्हें पॉइंट पूछा जाता है जिसके अंदर अपन बात करते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन के बारे में। और इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन की बातें आती है तो नेक्स्ट में है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। और इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन जब सब्सटेंस के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन को मैं ऐसे दिखाता हूं। इसका एक ही एग्जांपल ज्यादा परेशान करता है, और वो रिएक्शन है कुछ यूं। आप लोग जब H2O लेकर के उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसीड करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हो तो यहाँ पे H2O बनती है, क्या ना H2 बनती है प्लस O2 बनती है। इस रिएक्शन के अंदर जब अपन हीट प्रोवाइड करवाते हैं, क्या ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो H2O2 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 टाइम, यहाँ ऑक्सीजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम, ये हो गई हाइड्रोजन 4 टाइम। रिएक्शन तो हो गई, बट इसका क्वेश्चन आता है कि इसको डायग्राम बना करके आप लोग दिखाइए। बड़ा क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम के अंदर तुम लोग जाओगे। डायग्राम के अंदर सबसे पहले आप लोग यहां से ले लोगे एक जग, ओके। इस जग का डायग्राम यहां तक आप लोग ड्रॉ करोगे, और जग का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, मैं जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूं, अब आप लोग बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे। और डायग्राम होने से पहले आप लोग कोशिश करना कि इसके ऊपर आप लोग आउटर बाउंड्री दे पाओ, है ना। ऐसे एक आउटर बाउंड्री देकर के इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। दूसरी चीज, इसके अंदर तुम लोग यहां से 2 इलेक्ट्रोड डालोगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड, एक पे प्लस का इलेक्ट्रोड होगा और दूसरे पर यहां माइनस का इलेक्ट्रोड होगा, ऐसे माइनस का इलेक्ट्रोड। दोनों के ऊपर तुम लोग लगा दोगे, यहां पर टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब लगा दोगे, एकदम यहां तक टेस्ट ट्यूब लगा दोगे। इसमें भी लगा दोगे तुम लोग टेस्ट ट्यूब। अंदर तुम लोग भर दोगे यहां पर H2O, अंदर आपने यहां पर H2O भर दिया, अंदर आपने भर दिया H2O, प्लस थोड़ी सी मात्रा में आप लोग डाल दोगे डाइल्यूट H2SO4, ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी रहे। नीचे की जो वायर है, इन दोनों वायरों को तुम लोग यहां से ले जाओगे ऐसे, ये प्लस का वायर और ये यहां पर माइनस का वायर, इसके बीच में लगा दोगे K यानी कि कुंजी लगा दोगे। फिर इसको जाकर के आप बैटरी से जोड़ दोगे। ये बैटरी है जिसमें प्लस और माइनस के टर्मिनल है। जैसे ही इसमें आप लोग करंट को पास आउट करोगे तो यहां पर गैसों का फॉर्मेशन होगा। इस H2O का होगा इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, गैस फॉर्मेशन होगी। H2 जो गैस है, ये H2 गैस प्लस वाली है तो माइनस पे, यानी कि ये गैस जाकर के कैथोड पे फॉर्मेशन होती है। इधर ऑक्सीजन माइनस है तो ये प्लस पे जाकर के बनती है, यानी कि एनोड पर इसका फॉर्मेशन होता है। और देख लो यहाँ पे जो गैस है वो उस गैस से जस्ट डबल है। कैथोड पे बनने वाली जो गैस होती है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ये एनोड गैस, एनोड टर्मिनल है, और ये वाला यहाँ पर
कैथोड टर्मिनल है। और ध्यान दोगे कैथोड टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे जो गैस बनती है ये गैस होगी हाइड्रोजन, यहाँ पे जो गैस बनती है ये गैस होती है ऑक्सीजन। इस हिसाब से इसको दिखाई करोगे और कंप्लीट इसको ड्रॉ करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे, डायग्राम बनाओगे, कुछ उसके बारे में आप लोग लिखने की कोशिश भी करोगे तो नंबर नहीं कटते हैं। खत्म। तो ये रिएक्शन थी अपने पास में जिसमें अपन नोट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद में तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगला आएगा फोटोलिटिक या फिर जिसको अपन कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशन। और लाइट डिकम्पोजिशन भी तुम लोग याद रखोगे, है ना। लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन, यस। लाइट डिकम्पोजिशन के अंदर तुम लोग ऐसे लिखोगे एक रिएक्शन जिसमें आप लोग ध्यान रखोगे सिल्वर क्लोराइड। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। इसको जब आप लोग सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर सिल्वर अलग हो जाता है, Cl2 यहां से अलग हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, Cl2 हो गया तो Ag2 हो गया तो यहां पे 2 लगा दोगे। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड सब्सटेंस है और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन का एरो दिखाओगे ऊपर की तरफ, और ये सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को हमेशा प्रिजर्व करने के लिए इसको अगर ओपन में रखोगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो कैटलाइज्ड हो जाएगा, इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा मोटी बोतलों के अंदर रखा जाता है। प्रिजर्व करने के लिए इसको हमेशा कलर्ड और थिक बोतल में, कलर्ड थिक बोतल में, हमेशा डार्क एरिया में इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। सेकंड इसकी रिएक्शन जो फोटोलिटिक है उसमें तुम लोग याद रखोगे AgBr। और एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो मैंने लिखा है AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, इसको हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। वो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो पुराने टाइम की आपने, है ना, शादी ब्याहों की जो शादी ब्याहों की आपने फोटोवे देखी होगी, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा उससे खींची जाती थी, तो उसमें इस सब्सटेंस को यूज लेते हैं और इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जैसे आप लाइट डालते हो तो यहां से सिल्वर अलग हो जाती है, प्लस यहां से ब्रोमीन अलग हो जाती है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दोगे। और इस सब्सटेंस का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ये सब्सटेंस भी तुम लोग याद रखोगे। ये पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो अच्छे से याद रखोगे। यस। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। ओके, यस। तो अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं सिखाऊं तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जैसे एक रिएक्शन है जिंक की रिएक्शन, जब अपन CuSO4 के साथ करवाते हैं, CuSO4, तो वैसे तो ये 3rd चैप्टर के अंदर मैं एक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे कंप्लीट होगा। कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और Zn जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्शन के अंदर ये जिंक जाकर के इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस होता है तो यहाँ पे ZnSO4 बनता है, Cu सेपरेट हो जाता है। यानी कि रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से ZnSO4 का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ से Fe क्या ना Cu यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को अपन डिफाइन करते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन from its compound is also known as a displacement reaction। और ये क्वेश्चन सेकंड तुम्हारे को यूं पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि इस आयरन की नेल, है ना, आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसका कलर होता है ब्लू। ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है जिसको ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और इस ब्लू विट्रोल के अंदर आयरन नेल को आप डालोगे तो ये आयरन नेल इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस करेगा तो रिएक्शन होगी, यहां पर FeSO4 प्लस बन जाएगा Cu। क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का एक हीला डालने पर रिएक्शन के बाद में सब्सटेंस का कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट के कारण, जिसमें आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा, कॉपर की रिएक्टिविटी कम, फेरस सल्फेट बनता है, जिससे ब्लू कलर जो है वो ब्राउन के अंदर चेंज हो जाता है।
है ना। तो ये चीज यहाँ पे याद रखोगे। थर्ड पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी, आयरन की रिएक्शन हो दी। एक रिएक्शन और पूछी जाती है जिसमें लेड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ में होती है। ये लेड तुम्हारे पास में, इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ में होती है। तो रिएक्शन के अंदर लेड की रिएक्टिविटी ज्यादा, कॉपर की रिएक्टिविटी कम, तो यहाँ पे बन जाता है PbCl2 प्लस यहाँ पे बन जाता है Cu। खत्म, ये रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे लेड सेकंड क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। तो ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हाईली रिएक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करवा देता है, हटा देता है, जिससे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ये सारा प्रोसेस रहता है। अगला पॉइंट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट में एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं तुम्हारे सामने। एक रिएक्शन ये बहुत बार पूछा जाता है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब अपन करवा देते हैं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किससे करवा दे? बेरियम सल्फेट से करवा दे। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करवा देते। तो रिएक्शन के अंदर ध्यान रखोगे, यहां से Ba और SO4 बन जाता है, इधर से सोडियम के साथ में क्लोराइड आ जाता है। तो ये रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के अंदर फर्स्ट में तो बन जाता है 2NaCl प्लस बन जाता है BaSO4। ये रिएक्शन यहां पर पार्टिसिपेट करती है। इस रिएक्शन में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें बेरियम और सल्फेट इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो गया, सोडियम के साथ क्लोरीन का एक्सचेंज हो जाता है। नहीं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स exchange to each other, both reactants particles which will be exchange with each other, and the exchange of ions is called double displacement reaction। तो रिएक्शन के अंदर देख लो, यहां से Na के साथ में Cl अलग हुआ, बेरियम के साथ सल्फेट अलग हुआ, तो ये रिएक्शन होती है। एक चीज और ध्यान रखोगे, यहां पर बेरियम सल्फेट जो बनता है वो एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। और ये वाइट इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है इन द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं उसके अंदर ये सेटल डाउन हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्रेसिपिटेट, या इसको अपन कहते हैं PPT। तो ये एक टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, PPT रिएक्शन होती है। तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे। क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच insoluble substance is produced during the chemical reaction and that substance settle down in the bottom of test tube, so that substance is known precipitate, and this type reaction is also known as a precipitation reaction. So that is example of precipitation reaction, and it also an example of a double displacement reaction। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखोगे। यस, खूब सारी और रिएक्शन पूछी जाती है। एक रिएक्शन आती है लेड सेकेंड नाइट्रेट की रिएक्शन, है ना। रिएक्शन आती है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आ जाती है, HNO2 या HNO3 कर लेते हैं और इसकी वैलेंसी 2 है। इसकी रिएक्शन अपन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा देते हैं। रिएक्शन जब यहाँ पे होती है तो रिएक्शन के अंदर बनता है, वहां पे Pb के साथ में चला जाता है I2 और उसके साथ में यहाँ पे बन जाता है KNO3, है ना। KNO3 के आगे लगा दो 2 और यहाँ पे लगा दो तुम लोग 2, ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। और इसके अंदर लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ गए होंगे, लेड नाइट्रेट है, इसको वैसे लेड सेकेंड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसका नाम है लेड सेकेंड नाइट्रेट। और इसकी रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है, तो यहां से बन जाता है लेड आयोडाइड की यहां पर PPT बनती है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है, ये भी एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें बोथ the reactants particles will be exchanged with each other, so that is also known as a double displacement reaction। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, इसको तुम याद रखोगे। एक रिएक्शन और भी तुम लोग याद रख सकते हो, जैसे ये रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है।
तो ध्यान रखोगे कॉपर की रिएक्शन यहाँ हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम की रिएक्शन सल्फेट के साथ में, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4 प्लस बन जाता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बैलेंस मांग रही है, इधर बैलेंस करने के लिए तुम लोग ये लगा दोगे। तो ये भी एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने तीन तीन एग्जांपल दे दिए आपके सिलेबस में, तो एक ही एग्जांपल आता है, क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये कंप्लीट भी करनी पड़ेगी। कई बार ए और बी पूछ लेते हैं। कई बार आता है कि कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट या फिर मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो भी इसको नोट करना पड़ेगा। यस, अपन काफी कुछ आगे पहुंच चुके हैं, चैप्टर के एंडिंग में आ चुके हैं। और अगला पॉइंट आता है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन, अगला प्रोसेस आता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है उसको अपन देखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है तो इसको अपन डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, जैसे आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करवाते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे लगा दोगे 2, यहाँ पे लगा दोगे 2, और इसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब इस कॉपर का हो चुका है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो चुका है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का। यस, एक चीज और ध्यान रखोगे, जैसे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का हो चुका है ऑक्सीडेशन। तो ये भी ध्यान रखोगे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होती हो या ऑक्सीजन हटती हो, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दो प्रोसेस चलते हैं। यस, यहाँ पे अपन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। रिडक्शन देख सकते हैं, रिडक्शन का मतलब वहां से कोई न कोई सब्सटेंस में से ऑक्सीजन बाहर जा रही है। यस, उसको आप लोग इस फॉर्मेट में देख सकते हो। जैसे एक रिएक्शन होती है KClO3, इसको तुम लोग जब हीट दोगे तो ये KCl बन जाता है प्लस O2 बन जाता है। रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके आगे 2 लगा दो, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन 6 है, मतलब ये ऑक्सीजन 6 है, इसके आगे 2 लगा दो, रिएक्शन तो बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, इसमें ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसका हो रहा है रिडक्शन। बात समझ में आई? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो जहां पे भी ऑक्सीजन हटती है तो वो रिडक्शन है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो ऑक्सीडेशन है। और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन रेड ऑक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उस टाइप की रिएक्शन को अपन रेड ऑक्स रिएक्शन भी कहते हैं। Such type reaction in which reduction and oxygen both are take place simultaneously, so that is also known as a redox reaction. So we discuss on the redox reaction. Redox reaction, what do you mean by redox reaction? Such type chemical reaction in which reduction and oxygen both process take place simultaneously, so that is also known as a redox reaction. The process in which reduction and oxidation both simultaneously both are simultaneously take place, so that is also known as a redox reaction. ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं। यस, एक एग्जांपल तुम लोग यहाँ देखोगे, एग्जांपल बड़ा शानदार है। कॉपर का है ऑक्साइड, इसको तुम लोग कॉपर के ऑक्साइड को क्या करोगे? यस, इसको हाइड्रोजन के साथ आप गर्म करके देख सकते हो, या फिर तुम लोग इसको, यस, पहले तो अपन इसी को देख लेते हैं। इसको जब आप गर्म करोगे
तो यहां से ऑक्सीजन भाग के चली जाती है हाइड्रोजन के साथ में और कॉपर बेचारा सिंगल रह जाता है। ओके, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ बैठा था, एंजॉय कर रहा था, यहाँ देख लो, उसमें देख लो बेचारा कंवारा बैठा है और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ चुकी है। तो ये रिएक्शन जब होती है तो इस रिएक्शन के अंदर आप लोग ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर जो था वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन H2O में चेंज हो चुका है। यानी कि ये रिएक्शन जो हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर से वो चल रहा है। तो इस प्रोसेस में देखोगे यहां से ऑक्सीजन हो रही है माइनस और ऑक्सीजन माइनस हो रही है, इसका मतलब यहां पे हो रहा है रिडक्शन। और यहां पे हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, अपन लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक तरफ रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन, दोनों प्रोसेस जब साथ साथ होते हैं तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये एग्जांपल बहुत चलता है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ होती है तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। वन शॉट है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, आप लोग साथ में कवर करने की कोशिश करना। यस 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 यस, इसको तुम लोग देख लो, ये जिंक, इधर से जिंक को देख लो, ये कार्बन और इधर से तुम लोग इस कार्बन को देख लो, क्या हुआ है, हुआ क्या है, हुआ ये है, इसको देख लो। जिंक से जिंक की तरफ गया है, ऑक्सीजन हो गई माइनस, तो आप लिखोगे ऑक्सीजन गई, इसका मतलब क्या हो गया है, रिडक्शन। इसमें देख लो ऑक्सीजन हो गई है प्लस, आप क्या लिखोगे, सर इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, बेचारे की शादी हो गई, ऑक्सीजन साथ में बैठी है। यस, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन माइनस होगी तो रिडक्शन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में चलते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ऐसे प्रोसेस को अपन रेडॉक्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक टाइप का रिड्यूसिंग पार्ट होता है, रिड्यूसिंग पार्ट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक टाइप का रिड्यूसिंग फैक्टर होता है। इन चीजों को भी ध्यान रखोगे तो अपन चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं और काफी सारा कुछ अपन पढ़ भी चुके हैं, है ना। 2-3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में और है, तो एक प्रोसेस ये भी देखोगे आप लोग, एक प्रोसेस रिएक्शन दे रखी है कि पाइरोलूसाइड, जिसको अपन कहते हैं मैंगनीज डाई ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अपन जब HCl के साथ में करवाते हैं, ये है HCl, तो रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के अंदर MnCl2 बनता है, MnCl2, यहाँ पे जो MnO2 था वो MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे H2O बनती है, प्लस यहाँ पे Cl2 और बनती है, ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन को करोगे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लोग उधर देख लो, क्लोरीन, क्लोरीन कितनी पड़ी है, 4, तो ये क्लोरीन हो गई 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम, वहां ऑक्सीजन है 1 टाइम, तो ये ऑक्सीजन हो गई 2 टाइम, वहां पे हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4। वेरी गुड, ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो चुकी है। यस, इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे मैंगनीज के साथ में ऑक्सीजन है और वहां मैंगनीज के साथ में क्लोराइड है। यस, ये मामला यहाँ सेट नहीं होगा क्योंकि हायर क्लासेस में तुम लोग जाकर के पढ़ोगे तो इसमें नेगेटिव जो सब्सटेंस है वो रिमूव हुआ ही नहीं है। यस, दूसरा एक और देख सकते हो, दूसरा तुम लोग ये देख सकते हो कि इस मैंगनीज डाइऑक्साइड में से आप देखोगे तो इस MnO2 से Cl2 वो वहां पे बैठेगा ही नहीं। यस, और कहां देख सकते हो, इस H2O को यहां जाकर के देख लो, आप 10th बेसिस पे देखोगे तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन, यहां देख लो ऑक्सीजन बैठी है, और यहां से देख लो, यहां चले जाओ तो यहां पे ऑक्सीजन है रिमूव हो रही है, तो रिमूव हो रही है मतलब यहां पे एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये मोटा मोटा पॉइंट इसमें पूछा जाता है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर हो चुका है फिनिश। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, आपके चैप्टर के लास्ट में दे रखा है कि एवरीडे लाइफ में इस रेडॉक्स का कहाँ यूज होता है, तो एवरीडे लाइफ के अंदर यूज है ना, तो यूज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसमें तुम लोग ध्यान रखोगे 2 पॉइंट, जिसमें एक का नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता यूं है कि अपन जो खाने की सामग्री है उसको अगर खुले में रख दे लंबे टाइम तक तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस उसके साथ में रिएक्ट करके उस सब्सटेंस का ओडोर, स्मेल चेंज कर देती है।
और ऑडर और स्मेल जब चेंज होती है तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेंसिडिटी। अपन इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन ऑयली फूड सब्सटेंसेज prolonged long time exposed in the presence of oxygen, then the odor smell has changed and that process is also known as a rancidity। और एक चीज और है, रेंसिडिटी से इसको बचाने के लिए इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करनी पड़ती है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर लेस रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। आलू की चिप्स की थैलियां जब पैक करते हैं, मार्केट में देखा होगा, वो आते हैं ना बड़े बड़े पोपट बने हुए आलू की चिप्स की थैलियां, तो उसमें नाइट्रोजन इसलिए भरी होती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो। तो रेंसिडिटी के अंदर अपन डिफाइन करते हैं लिखते हैं कि व्हेन ऑयली या फिर फैटी सब्सटेंसेज कीप in the presence of open atmosphere in oxygen, then the smell and taste has changed is called रेंसिडिटी। और इसको ट्रीट करने के लिए जो पोटैटो की चिप्स होती है, पोटैटो चिप्स बैग जो होते हैं, उस बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और नाइट्रोजन गैस एक टाइप की एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है, कैसा है? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है जो उसके अंदर रेंसिडिटी होने नहीं देता है। खत्म। एक पॉइंट और पूछा जाता है यहीं पर, क्वेश्चन आता है कि कोरोशन क्या होता है? कोरोशन क्या होता है? लोहे के ऊपर जो जंग लगता है ना, रस्टिंग होती है, इस प्रोसेस को अपन कोरोशन के नाम से जानते हैं। अपन लिखते हैं कि व्हेन मेटल्स put in the contact of acid, base, salt या फिर humidity, then its upper surface of metal will corrode, will degrade and that process also known as a corrosion। और जब corrosion होता है तो रस्टिंग होती है, या फिर आपने घर में सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स देखे हो तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर चढ़नी स्टार्ट होती, कॉपर के कुछ अगर वेसल्स बर्तन देखे हो तो उस पर ग्रीन लेयर चढ़नी स्टार्ट होती है। तो ये सारा का सारा होता है। उसके कारण आप लोग देखते हो डेली लाइफ में कार की जो बॉडी है ना, वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो आयरन की रेलिंग्स होती है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। पानी वाले जो शिप जहाज होते हैं उनके नीचे का जो बॉटम है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। खूब सारे ब्रिजेस जो पुल होते हैं उनमें भी खूब सारा ये लोहा खराब होता है। तो ये है जिसमें रिप्लेस करने में खूब सारी धन मनी भी उसमें खर्च होती है। तो ये सारे कोरोशन प्रोसेस होते हैं। कोरोशन को अपन डिफाइन करते हैं कि व्हेन मेटल पुट इन द कॉन्टेक्टेड ऑफ, या फिर मेटल एक्सपोज्ड विथ एसिड, बेस, salts and in humidity, then upper surface of metal has degraded is called corrosion। तो ये कोरोशन का प्रोसेस होता है। तो ये चैप्टर हो जाता है तुम्हारा फिनिश, इसी के साथ में चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा ऐप का। उस ऐप के थ्रू जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना, एक्सेस करोगे। और ऐप के अंदर जो ऐप का नाम है वो नाम है साइंस एवरीथिंग। लिंक पे क्लिक करते आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाओगे, उसको आप एक्सेस कर लोगे। वहां पे कंप्लीट आपको वन शॉट के अंदर आपको कंप्लीट वहां पर
क्लासेज मिल जाएगी, क्लासेज के साथ में आपको PDF मिल जाएगा ताकि नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और आप वहाँ पे बिना किसी डिस्टर्ब के सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। आप 10th के अंदर हिंदी मीडियम का भी वहाँ पे कोर्स है तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम का भी है उसको आप सजेस्ट कर सकते हो। और मेरा वादा है 80/80 आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और 20 स्कूल का आपका सेशनल रहता है, टोटल मिलाकर के 100 का टोटल पेपर होने वाला। तो साइंस की गारंटी मेरी रहती है कि आप अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपकी साइंस दी बेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और एक निवेदन और, आप अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट बार अगर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और क्लासों को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप लोग मेरे जो चैनल है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके ऊपर आकर के आप अपनी क्वेरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।